करते हैं वीडियो को। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2023 का ये पेपर है, हिंदी साहित्य, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये परीक्षा 17 जून 2023 को हुई थी और ये पेपर जो है वो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इस पूरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड आंसर, और जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते रहेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो भी आपको बताते रहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम दे रखा है, आप चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है? एलिस, जयमाला, अलका, लीला। तो इसका सही आंसर है जयमाला। ये स्कंदगुप्त से है, ना कि चंद्रगुप्त से। बाकी के जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो चंद्रगुप्त के हैं, और ये फीमेल कैरेक्टर है चंद्रगुप्त नाटक। बाकी सारे जो, और ये फीमेल कैरेक्टर हैं स्कंदगुप्त नाटक की। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धन्ना अपना। तो इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। अगर ये दोनों एक साथ कहीं आ जाए किसी ऑप्शन में तो ध्यान रखना, मैक्सिमम जो मैंने पीवाईक्यू में ऑब्जर्व किया वो यही है कि परीक्षा गुरु ऊपर आता है, फिर देवरानी जेठानी की कहानी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आता, पहले नंबर पे आता है अगर ये दोनों। और अगर ऑप्शन में इकलौता यही अवेलेबल है तो ये बनेगा, या इकलौता ये अवेलेबल है तो ये आंसर बनता है। यूजुअली बनता है, जनरली, नॉट 100%, बट जनरली ऑब्जर्व किया मैंने। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। व्योमकेश दरवेश, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। कलम का मजदूर, इसी से रिलेटेड है कलम का सिपाही। देखो, उससे कंफ्यूज मत होना। कलम का सिपाही अमृत राय की लिखी हुई है, और इसमें ऑप्शन खैर है भी नहीं। कलम का मजदूर जो है ये मदन गोपाल जी की रचना है। और घर का जोगी जोगड़ा, ये रचना है काशीनाथ सिंह जी की। और लास्ट में आवारा मसीहा, जो कि बहुत फेमस है, और ये है विष्णु प्रभाकर माचवे की जगह, उनकी रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है बी ऑप्शन बनेगा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? ईदगाह कहानी का पात्र है, उसने कहा था कहानी का पात्र है, अमृत आ गया, या फिर राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है? तो इसका सही आंसर है राजा निर्बंसिया। ये उस कहानी का पात्र है, और इसका डिटेल आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख में दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा था? सिलिया ने कहा था, झुनिया ने कहा था, रूपा ने कहा था, या फिर सोना ने कहा था? तो इसका सही आंसर है, वैसे याद रख लो, ये चारों जो नाम है ये गोदान के फीमेल कैरेक्टर्स हैं, स्त्री पात्र हैं। तो ये जो कथन है ये झुनिया के कथन है, क्योंकि धनिया ने झुनिया को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी थी, आश्रय दिया था, इस वजह से झुनिया ने ये शब्द कहे थे। बाद में खैर जिसने पढ़ा होगा इससे ये पता भी होगा कि गोदान में ये कब हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देश के आज़ाद होने से ठीक 15 दिन पहले। ठीक है, ये देश के आज़ाद होने से ठीक 15 दिन पहले की समिति है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित रामशंकर द्विवेदी जी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर है, जो यूपी वाले होंगे वो नाम इन चारों में से सबसे ज़्यादा सुनते हैं, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव जी का। तो यही इसका आंसर भी आचार्य नरेंद्र जी हैं, उन्हीं को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब इसका कमेटी का वो बैठक हो रही थी तो उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये रहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए।
आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट के बारे में, किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में, गोपाल राम गहमरी जी के बारे में है, या फिर प्रेमचंद जी के बारे में ये शब्द कहे गए हैं? तो इसका सही आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी जी के बारे में ये शब्द कहे गए हैं कि उन्होंने छोटे बड़े 65 उपन्यास लिखे थे, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलूक दास की नहीं है? ज्ञान बोध, ज्ञान समुद्र, रतन खान, भक्ति विवेक। तो इसका सही आंसर है सी, ज्ञान समुद्र, जो कि इनकी रचना नहीं है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रचना के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है, और हाँ, इस रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध अपनी केवल धार, अकाल में सारस, चांद की वर्तनी। तो इनके ईयर को हम देखते हैं और इस हिसाब से कौन सी कब आएगी वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले सब कुछ होना बचा रहेगा, ये 1992 की रचना है, 1992। फिर अपनी केवल धार 1980 की रचना है, ठीक है। अकाल में सारस ये 1988 की रचना है, मतलब प्रकाशित हुई थी उस समय। मगध 1984 में प्रकाशित हुई थी, और चांद की वर्तनी ये 2006 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो CBEAD, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ननकपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है? सिक्का बदल गया, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, कोसी का घटवार, एक टोकरी भर मिट्टी। देखो, कॉमन सेंस लगाने का तरीका बताएं। इन्फॉर्मेशन अगर हो सकता है आपको पता हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो कॉमन सेंस लगाने की सोचो। यूजुअली जो PYQ आपने सॉल्व किया, PYQ में तीसरी कसम ही लिख के आता है हमेशा। ये एक्स्ट्रा क्यों लिखा इसने? इसलिए लिखा क्योंकि यही सही आंसर है। ये ना भी लिखता तो भी तीसरी कसम से हमें पता होता कि फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम के बारे में बात चल रही है, लेकिन उसने नहीं लिखा है। उसने पूरा ही सेंटेंस लिख दिया जो उसका एक्चुअल नाम है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यही सही आंसर बनने वाला है, और आंसर भी एक्चुअल में यही है। बाकी की जो कहानियाँ हैं ये उसका जिक्र नहीं करती, नननपुर हाट का जिक्र नहीं करती हैं। इस पे एक मूवी भी बनी है, चाहो तो आप उस मूवी को देख लेना, तीसरी कसम नाम से ही है। हीरा गाड़ीवान, बहुत प्यारी कहानी है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कहानी ही पढ़ लो, 30-40 पेज की कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती। देखो, इनमें से ये 3 तो आपको पता होनी चाहिए, ये 2 हो सकता है ना पता हो। वैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की 5 रचनाएं हैं, इन 3 का अगर आपको पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो चलो पता करते हैं। ये उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई थी, रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित हुई थी, और कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुई थी, और सामधेनी 1947 में, जिस ईयर में अपना देश आज़ाद हो गया था। रसवंती 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो। आज़ादी हमें मिल गई, लेकिन आज कोई गुलाम हो गया। कौन हो गया? आज है तारीख 3 जुलाई, वेनेजुएला आज हो गया USA के अंडर। खैर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या फिर बनारस। तो इसका सही आंसर है यस, मद्रास। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा खुली थी, ठीक है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें असर्शन है और फिर क्वेश्चन उसका रीज़न दिया गया है कि क्यों है। तो पहला असर्शन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध साहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है
उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रार्थ की ओर ले जाती है। 100% सही बात है, ये ऐसा कहा था उन्होंने। कारण क्या दिया इसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना नेगेटिव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं थे। उन्होंने इसका उल्टा बोला था कि जैसे जैसे नाखून झड़ जाएंगे वैसे वैसे प्रेम वगैरह बढ़ेगा और हिंसा इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। सॉरी, नहीं उल्टा बोल दिया। इसमें जो बोला है प्रतिकार कर देगा वो नहीं होगा, ऐसा संदेह नहीं। उन्होंने बोला था कि ऐसा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो बनेगा वो है सी, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। देखो ना, मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। एक और द्रोणाचार्य, या ये किसकी मतलब इससे रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ। तो एक और द्रोणाचार्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधायुग, इससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। पहला एक और द्रोणाचार्य के लीला कैरेक्टर है। स्कंदगुप्त से आती है कमला और चंद्रगुप्त से आती हैं अलका। देखो ये दोनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। जयशंकर प्रसाद जी जब नाम रखते हैं बहुत शुद्ध सात्विक नाम रखते हैं अपने कैरेक्टर्स का। तो कमला, बिमला, अलका, ये सब थोड़ा, रमा और देवसेना, ये सब अच्छे नाम हैं। अंधायुग, युयुत्स, ये उनसे रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड ये कैरेक्टर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पिता के बारे में उपर्युक्त कथन कौन से हैं। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। अच्छा जी, वे, वैसे ये बात तो सही है। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे, गलत बात, सेव करते थे। वे दूसरे के द्वारा लाई हुई चीज़ों को श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, एकदम सही बात है। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे, ये भी वही सही बात है। बाजार में स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्कुट और फल ही उन्हें पसंद थे, ऐसा नहीं है। तो A, C, D इसका आंसर है, यानी ए ऑप्शन सही है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंधायुग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम लगाइए। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो इसका सबसे पहले आता है कौरव नगरी सबसे पहले नंबर पे, फिर उसके बाद पशुओं का उदय हो जाता है, फिर तीसरे नंबर पे अश्वत्थामा वाला जो सच था वो छुपा लिया जाता है, अर्धसत्य। फिर चौथे नंबर पे आता है गांधारी जी का श्राप। किसको मिलता है गांधारी जी का श्राप, कमेंट करके बताना। एंड लास्ट में आता है विजय की, इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट 5वें नंबर। बट इसके बाद भी एक लास्ट चैप्टर बचता है, उसको बोलते हैं छठा चैप्टर, जिसमें प्रभु की हत्या, प्रभु की मृत्यु है, सॉरी हत्या बोल रहा हूँ, प्रभु की मृत्यु है। प्रभु कौन यहाँ पे, श्री कृष्ण जी, उनकी मृत्यु। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका डिटेल आंसर। धर्मवीर भारती जी की रचना है, ये इन्हीं की एक रचना है, गुनाहों का देवता। बहुत ही सुंदर उपन्यास है, नहीं पढ़ा हो अगर आज तक अभी तक तो एक बार पढ़िएगा। एंड होते होते न रो दिए तो बताना। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजी की पक्षपाती नीति पर, यस ऐसा किया गया है व्यंग। प्लेग पर विजय न प्राप्त कर पाने वाले चिकित्सा व्यवस्था की, ये भी बात सही है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर नहीं। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यस, क्योंकि ये रचना 1903 या 4 के आसपास की है और उस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ पे थे। आप मुझे बताना 1905 में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में वो हुआ था। ठीक है, चलो यातायात के साधनों की उपलब्धता पर नहीं है। तो A, B, D इसका सही आंसर है, A, B, D यानी डी आंसर इसका। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया, सही बात है। B, इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं, ये भी बात सही है।
और नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है। ये भी गलत, ये नहीं है। इस नाटक की भूमिका पर राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी। हाँ, ये नाटक भले ही इन्होंने लिखा था, पर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा, बट इसकी जो भूमिका थी वो राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर है ABE। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पद पूर्वार्ध वक्र, अर्थ वक्रता, या फिर प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो इसका सही आंसर है अर्थ वक्रता। ये उसमें नहीं है, अर्थ वक्रता नहीं है। ठीक है, और ये है इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह कथन किसका है? ब्लूमफील्ड का है, AG एजलिस का है, आइजैक पिटमैन का है, या विलियम जोन्स का है? तो इसका सही आंसर है आइजैक पिटमैन का। उन्होंने ये कहा था कि देवनागरी जो है सबसे शुद्ध है, पूर्ण है, सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। ए सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्व सत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन। सही बात है। दूसरा, हाशिए के लोगों के अधिकारों का समर्थन। यस। महावृत्तांत के समर्थन। नहीं। डी वाला है साहित्य में विचारणावाद यानी विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। यस, ये भी बात सही है। कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन। ये गलत है। तो इस हिसाब से ABD इसका आंसर होना चाहिए, ABD। और ये रहा इसका आंसर B, और डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राम बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रभा, स्त्री दर्पण, जागरण, कर्मवीर। तो उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड आंसर ये आगे हम देख लेते हैं। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों को देखना है कौन से सही हैं गलत हैं, उस बेस पे 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार। जी हाँ, बिल्कुल हैं। नेक्स्ट है वैसराय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। यस, ये बात भी सही है। तो इस हिसाब से दोनों कथन सत्य हैं, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देते रहा, परंतु कैसी विडंबना, लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? मृदल द्वारा कहा गया, कुमारगुप्त द्वारा कहा, मातृगुप्त द्वारा, या पर्णदत्त द्वारा? तो ऐसी महानता वाली बातचीत मातृगुप्त ने कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निराला की कविताओं में संबंध में सत्य कथन है। पान मैं ही चुना, यह कुकुरमुत्ता कविता की पंक्तियां हैं। यस, ये वहीं की है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, सब कुछ कहती थी और अपने में रहती थी। नहीं, सब कुछ सहती थी, अपने में रहती थी। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ये बात भी सही है, ये निराला की रचना है। गरजो हेम मंद्र व्रज स्वर, यह पंक्ति बादल राग कविता की है। नहीं, ये बादल राग कविता की नहीं है। नेक्स्ट है ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार उसकी है। हाँ, यस है। अरे फर्श के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है। नहीं, ये भी नहीं है। तो हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो ABT होना चाहिए, यानी C इसका आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधुरी में, सुधा में, या फिर चांद पत्रिका में, या फिर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो उस वक्त की सबसे फेमस पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसी में ये इन्होंने प्रकाशित करवाई थी सरलगुप्त जी ने, मैथिली सरलगुप्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उससे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचतानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, परिंदे, सिक्का बदल गया। तो ये लाइन जो है ये बहुत ही रियलिस्टिज्म से जुड़ी हुई है। ये 1955 के आसपास की कहानी है, जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद लोगों का मोह भंग हुआ था। ये परिंदे कहानी से ली गई है, निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी है। ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। मैंने कहा 55 के 60 के आसपास। प्रयोगवादी कविता। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं? जी नहीं, गलत है ये। विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। बिल्कुल, जैसे प्रेमचंद को आप पढ़ोगे, उनकी एक बुक आती है प्रेम मंजूषा नाम से, उसको आप पढ़ो और फिर उसके बाद प्रेमचंद जी की पूरी जीवनी पढ़ो, आप कहोगे कि 100% प्रेमचंद जी ने अपनी पूरी कहानी, अपनी ज़िंदगी को कहानी के फॉर्म में लिखा है। तो ऐसे ही विवेकी राय जी के लिए भी है। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। जी नहीं, ये गलत है। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है और छौंक बहार बघार सब भोजपुरी का है। भोजपुरी है यहाँ पे, भेज नहीं। तो ये बात सही है। विवेकी राय के निबंध राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताओं और सरोकार का प्रतिफलन है। यस, ये बात भी सत्य है। इस हिसाब से ABDE सही आंसर है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें असर्शन रीजनिंग है। पहला है असर्शन जो है, प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। यस, ये बात सही है। मध्यवर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी हो चुकी थी। तो स्टेटमेंट गलत है और इस हिसाब से सी हो जाना चाहिए इसका आंसर। इसके पहले भी आपको बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। अगर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से एक गलत हुआ तो आप अपना टाइम बचाने के लिए, एक भी स्टेटमेंट गलत तो सीधे सी और डी में से किसी एक ऑप्शन को चेक करो। अगर पहला गलत है तो सीधे डी ऑप्शन हो जाएगा, अगर दूसरा वाला गलत है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे आपका समय बचेगा और अगले क्वेश्चन पे आप उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रचना और रचनाकार, उनके बारे में उनको सही मिलान करना है। बारिश में भीगते बच्चे, ये रामदरस मिश्र जी द्वारा रचित है। हवा में हस्ताक्षर, ये कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। बेहतर दुनिया के लिए, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है। और लास्ट में बचता है कविता में औरत, ये अनामिका जी द्वारा रचित है। अगर यहाँ से हिंट लेना चाहो तो आप शायद ले सकते हो। यहाँ औरत की बातचीत हुई, अनामिका जी खुद फीमेल है, इन चारों राइटर्स में से इकलौती फीमेल है। तो 4 आप यहाँ पे जोड़ सकते थे, डी पे 1, बट अनफॉर्चुनेटली इससे आपको आंसर नहीं मिलता, क्योंकि 3 ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी ये बताते हैं कि 3 ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसका मिलान होगा। खैर, बाकी की फिर एक और रचना का आपको जानकारी होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान, विचारक और उनके सिद्धांत। ठीक है, तो CDW ब्रे, इनका है बिंबवाद, जो इनका सिद्धांत है वो बिंबवाद। और जो अल्बर्ट कामू है, ये बहुत फेमस है रियलिटिज्म के लिए, अस्तित्ववाद के लिए। और ल्योतार, ये उत्तर आधुनिकता के लिए, पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए फेमस हैं। और कार्ल गुस्ताव जुंग, ये मनोविश्लेषण द साइकोलॉजी नहीं क्या जो भी इंग्लिश में बोलते हैं भूल गया, मनोविश्लेषणवाद इसे बोलते हैं, ये उसके प्रवर्तक हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? देखो, इसको सॉल्व करने का पहले पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करने की एक टेक्निक बताता हूँ। ग ट ड च ठ। देखो, अगर आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो एक सिंपल सा देखो कि ग और चा ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर है। ये चा वर्ड की फैमिली है और ये गा का वाली फैमिली का मेंबर है। ठीक, तो ये दो अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं। टा वाली फैमिली के देखो 3 मेंबर यहाँ अवेलेबल हैं, ठा और डा। ठीक, और यहाँ ऑप्शन में 3 का जोड़ा बनाना है, तो सीधी सी बात है, जो एक चीज़ यानी अगर टा को आपने चुना तो टा को चुनते ही आप बी सी और डी ई तीनों को एक साथ चुनेंगे, तो ये पेयर है। तो एक को चुनोगे तुरंत पहुँचे, तो सही आंसर ये होगा। और इस पता है तो अलग बात है, तब तो आंसर आप सही मार्क करके आओगे ही। ये रहा इसका डिटेल आंसर। इससे सबसे बढ़िया चीज़ मूर्धन्य है, तो आप बोल के देख लो। जैसे कंठ से ध्वनि निकलने वाले जो हैं, आप उन्हें बोलोगे, तालव्य ध्वनि वाले हैं उनको बोलोगे, जब बोलने से आपकी जीभ जहाँ टच करेगी उसी को आप मानते हैं कि ये उस ध्वनि का शब्द है या वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कैलाश चंद्र भाटिया, देवेंद्रनाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। तो इसके सही आंसर हैं देवेंद्रनाथ शर्मा जी, ये हैं इसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ये रहा आंसर, डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर बेस्ड है और इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो यही क्या नहीं कर सकते। यह उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही आंसर है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बात लिखी थी, ये 1884 में उन्होंने कल्पना की थी कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाए और उसे सही ढंग से दिशा दी जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निबंध में इन्होंने इस बारे में बोला है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो। अंग्रेजी शासन का इन्होंने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दोडंहम गुणालंकारम संस्कृतयोः शब्दार्थ यो वर्तते किसका है? भामा जी का है, मम्मट का है, वामन जी का है, या विश्वनाथ जी द्वारा लिखा है? ये सही आंसर इसका है सी, वामन का ये लिखा हुआ है। और इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकहानी का मूल स्तर विरोध और निषेध का है, सही बात है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से रहे हैं, यस, ये बात भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। एक और जिंदगी, 9 साल, छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है आदि कहानियां अकहानी के उदाहरण हैं। जी नहीं, ये बात गलत है। तीसरा है एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, सही बात है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अकहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, नहीं, ये इसके नहीं हैं। और इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ए बी डी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उपर्युक्त कथन का चयन कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसीलिए उनको स्वर ही बोलते हैं, क्योंकि स्वतंत्र उच्चारण है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्वामिन के 2 भेद होते हैं, खंड्य खंडेतर, सही बात है, स्वनिम के। और स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, सही बात है, कर सकते हैं। पहला और सी वाला इसी चीज़ के एक दूसरे के अपोजिट हैं। डी वाला बात करता है सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है, नहीं। उत्पत्ति का विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, यस। शब्दों के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताना।
तद्भव तत्सम ही बता दें, तद्भव तत्सम देशज और विदेशज, यही 4 शब्द हैं। चलो यह ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पत्रिकाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन लोगों ने कौन सी पत्रिका निकाली, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए वो पत्रिका कब प्रकाशित होनी शुरू हुई। तो इसलिए ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में जल्दी से जो आता है ठीक टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। अगर पता है तो नहीं पता है तो फिर वैसे पता होना चाहिए। सदानंद ये प्रताप नारायण मिश्र की पता है कि इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी 1883 में। तो ये अगर आपको पता है तो एक हिंट यहाँ पे मिल जाता है। एक हैं ये सदानंद मिश्र जी, ये भी काफ़ी फेमस है। तो इनकी जो रचना है, सॉरी इनकी पत्रिका है वो सार सुधा निधि है। ये 1878 की रचना है, 1878 की। और 2 पता है तो शायद इससे कुछ काम बने, बी एंड सी। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ बी पहले आएगा, सी बाद में, एक जगह है बी पहले है सी बाद में। तो इस हिसाब से आप बी और ए पे पहुंच गए, 50-50 तक तो पहुंच गए। अब आगे आपका लक, तुक्का मारना या नॉलेज। अरे हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन राजा रामपाल सिंह जी की देख लेते हैं। इनकी रचना, इनका जो पत्रिका है वो उसका नाम है हिंदुस्तान, वो 1883 में प्रकाशित हुई थी। और उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी जी की जो पत्रिका है उसका नाम है आनंद कदम्बनी। देखो ये भी बहुत फेमस है, ये आपको पता होनी चाहिए। आनंद कदम्बनी 1881 में प्रकाशित हुई थी। और लास्ट बचते हैं केशवराम, इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था बिहार बंधु, 1872 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा EBDCA, यानी बी वाला ऑप्शन बनेगा। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। ए, राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है, सही बात है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, नहीं ऐसा नहीं है, तत्सम के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। महिला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, सही बात है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, ये भी बात सही है। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका डिटेल आंसर ये रहा, ये है इसका वैसे आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों की कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रस गंगाधार ये कब प्रकाशित हुई, मतलब जब ईयर आपको पता हो तब आप उस हिसाब से लगा सकते हो। जैसे रस गंगाधार जो है ये पंडित जगन्नाथ जी द्वारा 17वीं शताब्दी में प्रकाशित की गई थी। फिर आते हैं, जैसे सबसे लेटेस्ट की आपको पता होगी, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, ये 19वीं शताब्दी की है रचना। तो ई सबसे लास्ट में है, देखो लेकिन 3 ऑप्शन में है, ई सबसे लास्ट में, तो इससे काम नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर साहित्य दर्पण ये प्रकाशित हुई थी 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ जी द्वारा। फिर आता है चंद्रलोक, ये जयदेव की रचना है जो कि 13वीं शताब्दी में प्रकाशित की गई थी। और काव्यानुशासन ये आचार्य हेमचंद्र जी की 12वीं शताब्दी में प्रकाशित रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा DBCAE, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा है। नहुष नाटक, शकुंतला नाट्य, विद्यासागर या फिर जानकी मंगल। तो इसका सही आंसर है जो वो है जानकी मंगल। ये 1868 के आसपास खेला गया था, काशी में खेला गया था ये, ठीक है, जिसमें खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिस्सा लिया था, पार्ट लिया था, और वो लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, उपन्यास और उसके पात्र। तो यहाँ पे इन्होंने गलत दे दिया, यहाँ पे ये उपन्यास यहाँ लिख दिया, उपन्यास शब्द यहाँ होना चाहिए, पात्र यहाँ पे होना चाहिए।
बेनी माधव किससे रिलेटेड है? बेनी माधव मानस का हंस से रिलेटेड है। पटेश्वरी किससे रिलेटेड है? पटेश्वरी गोदान का कैरेक्टर है। और सकलद्वीप जो है वो मैला आंचल का कैरेक्टर है। एंड नरोत्तम जी हैं वो झूठा सच के कैरेक्टर हैं। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मिथक के संबंध में उचित कथन है। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई देश क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। यह सही बात है। मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। गलत बात है। नेक्स्ट है, बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रकृति इन 5 तत्वों का ग्रहण किया जा सकता है। सही बात है। और हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये भी सही बात है। तो ए सी डी इसका आंसर है। ई इसका आंसर नहीं होगा। तो ए सी डी यानी सी इसका आंसर है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कथन 1 कथन 2 का इसके बारे में। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। सही बात है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। यस, ये बात भी सही है। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, और ये रहा डिटेल्ड आंसर थोड़ा और। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। यस, होती है। बी, विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभिलक्षण है। मानव भाषा यादृच्छिक होती है। ये तो 100% सत्य है। यादृच्छिक होती है। कम ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग हो। एग्जाम्पल, जैसे हाथ को हाथ क्यों बोलते हैं, कोई लॉजिक है? नहीं है उसके पीछे कोई लॉजिक। ये है यादृच्छिक। डी, भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। यस, ये बात है। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। नहीं, गलत बात है। तो ए सी डी इसका आंसर है। यानी ए सी डी यानी डी इसका आंसर होना चाहिए। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। भूले बिसरे चित्र, ये रचना जो प्रकाशित हुई थी 1959 में, भगवती चरण वर्मा जी की रचना है ये 1959 में। और निरूपमा जो है ये 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। 1936 की रचना है ये। नेक्स्ट है, अपने अपने अजनबी, ये रचना अज्ञेय जी की है, 1961 में प्रकाशित हुई थी। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो कि 1929 में आई थी। और नेक्स्ट है मुर्दाघर, ये रचना 1974 में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी द्वारा 1974 में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो बनना चाहिए DBACE, यानी ऑप्शन सी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, महात्मा गांधी जी का है, महर्षि अरविंद जी का है, या बाल गंगाधर तिलक जी का है? तो इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। और इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अज्ञेय द्वारा रचित कहानी नहीं है? विपथगा, शरणार्थी, नदी के द्वीप, जयदोल। देखो, इनमें से ये 3 जो है ये कहानी है। इकलौती नदी के द्वीप जो एक उपन्यास है। यही एक मैं ट्रिक जब बता रहा था पिछली बार, उस ट्रिक में भी बोला था कि इसने पूछा ना कि इसमें कहानी नहीं है, ये भले उपन्यास है, लेकिन आपको ये बात तो पता चल गई ना कि जयदो, विपथगा और शरणार्थी ये तीनों अज्ञेय की रचना है और ये कहानी है। भले इनमें ऑप्शन में नहीं आया, आंसर नहीं है, लेकिन है, ये तो बात सत्य पता चल गई ना। हो सकता है अगला कोई क्वेश्चन हो जो इसी से रिलेटेड हो और जिसमें विपथका के बारे में पूछ लिया जाए या शरणार्थी के बारे में कुछ पूछ लिया जाए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50।
राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठें, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया? मंदाकिनी द्वारा, ध्रुव स्वामिनी द्वारा, कोमा द्वारा या मिहिर देव द्वारा कहा गया? तो ये जो सेंटेंस है ये मिहिर देव ने कहा था। वाक्य जो है ये मिहिर देव का कहा हुआ है और ये इसका आंसर डिटेल ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51, साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलम्बन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर आज्ञेय जी का है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र, ये उनकी कथन है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है? बिल्कुल नहीं। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी, सही बात है, ये वस्तु को प्रतिकार मानसिकता को प्रतिकार करती है। और मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को प्रकाशित करती है? सही बात है, ये करती है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान का? अरे बिल्कुल नहीं, माता जी का ही तो अपमान करते हैं इस पूरी रचना में। और निम्न मध्यवर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। यस, ये बात सही है। ACE इसका आंसर है, यानी डी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। किशोरी लेखक और उनकी पुस्तक। तो किशोरी लाल वाजपेयी जी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन, यानी ये रहा। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी का जो पुस्तक है वो है हिंदी कौमुदी। ठाकुर रामचरण सिंह जी की जो रचना है वो भाषा प्रभाकर है। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा जी की भाषा तत्व प्रकाश। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है ऑप्शन सी। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। काव्य चिंतक और समय, ये कब थे? जैसे जयदेव 13वीं शताब्दी में थे, विश्वनाथ जी ये 14वीं शताब्दी में थे, और धनंजय जी 10वीं शताब्दी में, और लास्ट में हेमचंद्र जी 12वीं शताब्दी। देखो मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन मिल गया ना तुरंत। ये हेमचंद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इसके पहले था जिसमें वो 12वीं शताब्दी का जिक्र हुआ था, उनकी बारे में, उनकी रचना का नाम था। और यहाँ देखो आ गया फिर भी क्वेश्चन में हेमचंद्र जी। तो देखो इसलिए ऑप्शंस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार वो ऑप्शन अगले किसी क्वेश्चन में जाके ऑप्शन बन के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है? बिल्कुल सही बात है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष परिदृश्य को व्यक्त करने की औपन्यासिक विधा नहीं है? बिल्कुल है, इसी के बाद तो बन गई, ऐसा है। तो ये सी वाला होगा ऑप्शन। 20 वाला जो कथन है, दूसरा कथन गलत है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? श्रद्धा, लज्जा, इड़ा या फिर आशा? तो ये स्टार्टिंग में श्रद्धा में ही मिलता है, श्रद्धा सर्ग में ही मिलता है। तो इसका आंसर ए है। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये बात सही है। ये नहीं है, मतलब मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। फिर विकल है प्राण मेरे, ये इनका नहीं है। सॉरी, ये भी उनका है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये इनका नहीं है। और निश्वासों का नीड़, ये भी उनका नहीं है। तो ADE है। महादेवी वर्मा जी की ये तीनों संकलित नहीं है। कि रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, गारसा दत्तासी।
तो इसका आंसर है गारसा दत्तासी, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं। अरस्तु त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होते हैं, सही बात है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, सही बात है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और ना ही प्रस्तुति, गलत बात। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग हैं: कथानक, चरित्र, पदावली और गीत। ना जब त्रासदी हो रही तो उसमें गीत चलेगा, पदावली चलेगी नहीं चलेगी। और अरस्तु ऐसी बात बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। करुणा के द्वारा मनोविकार का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य है, सही बात है। ये वाली जो स्टेटमेंट है डी ना, यही स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बन के आया था, उसमें उन्होंने सीक्वेंस पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। बिल्कुल, क्योंकि ये उनके गुरु शिष्य का संबंध था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ था? नहीं। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यस, मैंने बोला ना सरस्वती पत्रिका बहुत बड़ी थी, इसी में साकेत भी प्रकाशित हुई थी, बहुत बड़े लेवल की थी उस समय की। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी? नहीं। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम के डोर से बंधा हुआ था? यस, इसीलिए इनकी जो कविताएं हैं देखोगे, मर्यादा और कविता न केवल लेखक का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, तो ये रहा उसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब आई थी? तो इसमें सेंसरशिप आई थी 1980 में, या सॉरी 1780 या 1799 या 1818 में या 1823 में। तो इसका सही आंसर है 1799 में। सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेके आए थे 1556 में। उसके बाद इंडिया में पहली बार प्रकाशन 1780 में ये बंगाल गैजेट का प्रकाशन शुरू हुआ। उसके ठीक 19 साल बाद सेंसरशिप स्टार्ट कर दी गई थी, क्योंकि अगर सेंसरशिप नहीं करेंगे तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में चीज़ें नहीं लिखनी शुरू हो जाएंगी, और अल्टीमेटली हुई भी। तो हमारे आज़ादी में न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा, पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। काव्य सृजन की प्रतिक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। यस, ये बात सही है। दूसरा है काव्य सृजन की प्रतिक्रिया एक निश्चित कलात्मक प्रयास है। ये भी बात सही नहीं, ये नहीं है। और दूसरा है अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र है। सही बात है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट है कविता मनुष्य के भावों की उद्दीप्ति नहीं करती, ये भी गलत बात। अच्छा सॉरी, प्लेटो के विचार की बात कर रहा है। तो प्लेटो ने तो ये बात बोला था कि भगवान की कृपा होनी चाहिए तभी आप कवि बन सकते हैं, वरना नहीं बन जाएंगे। ACD इसका आंसर है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। मनोविश्लेषण संबंधित चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा था? मतलब इनकी टाइमिंग क्या थी, कब थे? 1870 से 1924 तक, 1875 से 1961 तक, या 1856 से 1939 तक, या 1870 से 1937 तक? तो आंसर डी है, 37 तक ये जीवित थे। ये रहा अब बाकी के डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इनके जन्म तिथि आपको पता हो तो आप उस हिसाब से इनको लगाइए, पहले से अंत के, कब ये पैदा हुए थे। उदय शंकर भट्ट जो हैं ये 1898 में जन्म लिए थे, और इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। फिर हैं सियाराम शरण गुप्त, ये 1895 में,
1895 में इनका जन्म था और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर है सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जो जन्म था वो 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। ठीक है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी, हमारे देश के राष्ट्र कवि, इनका जन्म 1908 में हुआ था और 1974 में इनका देहावसान हो गया था। फिर श्याम नारायण पांडे जी, ये 1907 में इनका जन्म हुआ और ये 1991 में दिवंगत हो गए। ये रहा इसका डिटेल आंसर इस हिसाब से। ए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। निम्न में से किस संबंध से यह भाव प्रकट किए जा रहे हैं? उठ जाग, मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो किसी न किसी में ऑप्शन में मिल जाएगा। ये अगर लाइन आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, प्रॉपर उसी क्वेश्चन का रिपीटिशन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्यों बोला था, कहते ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी से लिया गया है। तो इसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कई बार कि कौन सा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें मनोभाव का मानवीकरण कर दिया गया है। यस, सही बात है। इसमें कुल 6 अंक है। हाँ, ये 6 अंक है टोटल। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण, एकदम सही बात है, इसीलिए ही वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है। संवाद कथित को गति देने में सहायक नहीं है, गलत बात, सहायक है। इसमें प्रकाशन 1981 में था, नहीं 1981 में ये नहीं प्रकाशित हुई थी। 1981 में जो प्रकाशित हुई थी वो थी अंधेर नगरी नाटक। ठीक है, तो ये गलत है। इस हिसाब से ABC इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी डी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है ना, तो इसका आंसर यहाँ होना चाहिए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी, सदृश्य गोपिका प्रेम प्रकट, कल जुगहि दिखावई। मीराबाई विषयक छप्पक की उक्ति पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला, राग कल्पद्रुम या फिर भक्तमाला। तो इसका आंसर है भक्तमाला। ये नाभादास द्वारा लिखी गई थी और उससे ये लाइनें ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन से हैं? उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठा दी, एकदम सही बात है, उन्होंने दी थी। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, नहीं, उन्होंने नहीं किया था। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया था, हाँ ये बात सही है। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया था, हाँ भारतेंदु मंडल था। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया, नहीं, इन्होंने नहीं बोला था कि मैंने बार बार हिंदी में कविता लिखने की कोशिश करी, लेकिन ये ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी काव्य किया ही नहीं जा सकता। ठीक, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 69। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है निबंध में के पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, सही सीक्वेंस में लगाना बेसिकली। तो इसका सही सीक्वेंस डिस्कस करते हैं सीधे। सबसे पहले आएगा बी। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने मेरी और एक मेहमान नगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। फिर इसके बाद आता है ए, दूसरा वाला आता है। बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती। फिर आता है डी, यानी तीसरा ये, कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। और फिर लास्ट में आता है और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जात सार गीत ही हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किस कहानी में मांग रोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का अनमोल रतन, राही
या दुलाई वाला और कानों में कंगन, इसका आंसर है शाही। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक हैं? मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और जीवन, मजदूर की मजबूती, मजदूर और कला। तो इसका सही आंसर है ए, सी एंड डी, ये तीनों इसके शीर्षक हैं, यानी ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, हवन उपन्यास निम्नलिखित में से किस कृति की है? उषा राजे सक्सेना किसकी कृति है, मतलब किसने लिखा है? दिव्या माधुर या फिर सुषमा वेदी जी का है, या उषा प्रियमवेदा का? सुषमा वेदी जी की रचना है, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपर्युक्त कथन कौन से हैं? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, सही बात है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, हाँ ये बात सही है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल के पाया जा सकता है, सही बात है। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा का उपयोगी बताया गया, नहीं, ऐसा कुछ बातचीत नहीं है। ए सी डी इसका आंसर यानी सी इसका आंसर है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, परिशोर तन दग मन अग्गा जुह सरतान अब इह मत विचारिए लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का कथन है? चामुंडे राय का, सामंत का, पृथ्वीराज चौहान का या रघुवंश राम का? ये कथन स्वयं पृथ्वीराज चौहान का ही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, 75, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है? बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया था, सही बात है। बिहारी अनुभवों और हावों की सुंदर योजना है, नहीं। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ, नहीं, ये भी नहीं। भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसा काव्य दुर्लभ है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, केरा का मात्र है, ये भी बात सही है। बिहारी दरबारी कवि थे, इसीलिए वो रचनाएं लिखते थे उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती गैंग्रीन का पात्र है। लक्ष्मा किसका पात्र है? लक्ष्मा कोसी का घटवार का पात्र है, और लतिका परिंदे का, और चंपिया लाल पान की बेगम उसका पात्र है। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा, यानी 20 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत है। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा, हाँ ये बात सही है, भरोसा करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, गलत बात है, स्वर्ग प्राप्ति में भरोसा नहीं रखेंगे, भगवान की प्राप्ति जो करना चाहता है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, यस। प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ये भी बात सही है। और विधि निषेधों का पालन नहीं करते हैं, गलत बात है। तो इस हिसाब से ए सी डी इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, धूमिल की किस कविता में एकता, युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? नक्सलबाड़ी, पटकथा, अकाल दर्शन या फिर मोचीराम? तो इसका सही आंसर है अकाल दर्शन, ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध मागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अवधी, मागधी, भोजपुरी या फिर कन्नौजी? अर्ध मागधी अवधी से रिलेटेड है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, यह है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, भट्टिनी, महामाया, न्यूनिया? तो इसका सही आंसर है न्यूनिया की ये द्वारा कहा गया था। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे फेमस इनकी है चंद्रकांता, बहुत फेमस है, इतने कि इस पे प्रॉपर एक सीरियल बन चुका है, पिक्चर भी बन चुकी है चंद्रकांता के ऊपर। क्या अभी देखते हैं चंद्रकांता, सबसे पहले देख लेते हैं, यही रिलीज हुई थी 1888 में, और फिर एक चंद्रकांता संतति नाम से 1896 में प्रकाशित हुई थी, और नरेंद्र मोहिनी जो है वो प्रकाशित हुई थी
1893 में। फिर आता है भूतनाथ, ये प्रकाशित हुई थी 1907 में। वीरेंद्र वीर जो है ये 1895 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो CEDAB यानी ऑप्शन ए है, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। देखो इसमें से सबसे फेमस है मैलांचल, ये 1954 की रचना है, ठीक है, ये तो पता ही होनी चाहिए। आपका बंटी, ये भी पता होना चाहिए, 1971 में प्रकाशित हुई थी, मन्नू भंडारी है। बाणभट्टी की आत्मकथा, ये भी पता होनी चाहिए, 1946 की है रचना प्रकाशित। और बस 80 की काशी की 80, ये 2002 की रचना है। और सुख बरगद, ये 1986 की रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है DAEC यानी डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेरे नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? सत्य प्रकाश मिश्र का है, जयनाथ नलिनी का है, या गिरीश रस्तोगी का है, या दशरथ ओझा जी का है? तो इसका सही आंसर है सत्य प्रकाश मिश्र जी ने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? सनीचर कहता है, या खन्ना मास्टर कहते हैं, या रामाधीन कहते हैं, या रंगनाथ ये बात कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गयादीन, वो ये बात कहता है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया तो इसलिए इसे आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, जली ठूठ पर बैठकर कई कोकिला कूक। तो ये शासन की बंदूक बाबा नागार्जुन की रचना है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता भी कांपा। तो ये है एक दीप अकेला, यह दीप अकेला। धंसो इनमें छर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। ये है सतपुड़ा के जंगल, उससे लिया गया काव्य पंक्ति। भूह कौन उजाता है, भूह कौन उजाता है, अकाल दर्शन का, उससे ली गई कविता से। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगूड़ी की है? इस यात्रा में भय की शक्ति देता है, नाटक जारी है, दीवार पर खून है, खून से रंग खतरे में। तो इसका सही आंसर है इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। तो इसमें ACE इसका सही आंसर है, C आंसर होना चाहिए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में रामदरस मिश्र के निबंध हैं। नेता और अभिनेता, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, कितने बजे हैं, बतरस। तो इसका सही आंसर है कितने बजे हैं और बबूल एंड कैक्टस, घर परिवेश, ये तीनों BCE यानी B ऑप्शन है, ये तीनों उनके निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सूची 1 से 2 का मिलान करना है। निबंधकार और निबंध संग्रह। भारतेंदु का जो निबंध संग्रह है वो है बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण। फिर द्विवेदी जी का यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है विचार प्रवाह। और बालकृष्ण भट्ट जी का जो रचना है वो है राजभक्ति और देशभक्ति। लास्ट अध्यापक पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता। तो इस हिसाब से इसका सीक्वेंस जो बनता है वो है C। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और अवस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, शिवदान सिंह चौहान जी का है, रामविलास शर्मा का है, या रामदरस मिश्र जी का है? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी जी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है? यह सादृश्य विधान अथवा मूल का
उत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। एटकिंसन ने कहा था, गिलबर्ट ने कहा था, स्कॉट जेम्स ने कहा था या बूचर ने कहा था? तो सही आंसर है बूचर। बूचर ने ये बात कही थी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 96 तक, उसके लिए एक पैसेज पढ़िए और फिर हम सॉल्व करते हैं। ये रहा पैसेज, आई होप पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश से संबंधित प्रश्न में दर्ज है। उपर्युक्त गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य है कला और कविता की व्याप्ति, आधार कला और कविता का संबंध, कला और अनुभूति का संबंध, कला और कविता और कला का अंतर संबंध। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। रीति मुक्ति कवि आलम बोधा ठाकुर और घनानंद की कविता की प्रमुख काव्य अनुभूति है। कलात्मक अभिव्यक्ति की अनुभूति, आत्ममुग्ध अनुभूति, ठीक है, या फिर हृदय की सच्ची अनुभूति की आनंदात्मक अभिव्यक्ति, यही इसका आंसर है। उद्यम अनुभूति की अभिव्यक्ति, ये नहीं है इसका आंसर, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अजंता के बाद भारत की सबसे उच्चतम कलामय उड़ान संभव है। मुगल कलम से, पहाड़ी कलम से, सल्तनत कलम से, मैदानी कलम से। तो इसका आंसर है बी। जब आप पढ़ोगे तो पैसेज में आता है, देखो यहाँ पैसेज में बोलता है कि पहाड़ी शैली का सबसे उच्चतम कलात्मक उड़ान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 18वीं सदी में रीतिकालीन कविता की तरह पहाड़ी कलम से निम्नलिखित में से कौन सी कला जीवांत हुई? मूर्तिकार कला, स्थापत्य कला, संगीतात्मक कला या चित्रकला? तो पैसेज पढ़ोगे तो वहीं पे लिखा हुआ साफ साफ कि चित्रकला की बातचीत होती है। ये रहा, कहाँ है, चित्र बनाए, तो चित्रकला से रिलेटेड बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उत्तरवर्ती रीतिकालीन कवियों में उन्मुक्त चित्रात्मक शैली का सर्वाधिक प्रभाव किसमें परिलक्षित होता है? घनानंद में, आलम में, बोधा में, शिखा में? इसका आंसर ए घनानंद, और ये रहा इसका आंसर, घनानंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के लिए यह है पैसेज, पढ़ लीजिए। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करते हैं। क्रिया के संबंध में कथन है, क्रिया के अनुरूप फल मिलेगा। दूषित क्रिया साधन को दूषित कर देती है, सही बात है। क्रिया का तरीका भिन्न भिन्न होता है, नहीं, ऐसा गलत बात है। क्रिया साधक ही क्रिया करेगा, ये भी गलत बात है। इसका डिटेल आंसर ये रहा, देखो यहाँ पे बोलता भी है कि अगर दूषित हो जाएगा तो कसौटी, वह दूषित हो तो साधना भी दूषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भाव साधना की सुगंध कहाँ दिखती है? व्यवहार में, क्रिया में, प्रतिक्रिया में या विश्वास में? क्रिया में दिखती है। पूरा पैसेज ही इसी पे बात करता है कि क्रिया पे बातचीत है। देखो कहाँ देगा, कसौटी व्यवहार जीवन अपना बैठाना समझना, कच्ची भाव साधना की क्रिया में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वास महत्वपूर्ण चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 98, हाँ, तो विश्वास महत्वपूर्ण चीज़ है, हाँ। क्रिया असामाजिक होती है, गलत बात है। व्यवहार साधना का अनिवार्य अंग है, सही बात है। अपरिपक्वता कच्ची साधना, यस, सही बात है, यानी इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। पक्की साधना का लक्षण है अपमान का प्रतिकार करना, गलत बात। कष्टों में बावला हो उठना, नहीं, गलत। परिपक्व व्यवहार करना, यस, यही इसके आंसर है। दुख आने पर रोना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसेज में ऐसा नहीं बोला है। परिपक्व व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। गद्यांश का मूल भाव है जीवन में हर आघात को सहना, अच्छा जी। साधना सिद्धि को कसौटी क्रिया, नहीं, एक सेकंड, मूल भाव पूछा ना, हाँ, तो जीवन में हर आघात को सहना, नहीं। साधना सिद्धि की कसौटी क्रिया है, यस, इस कसौटी कौन सी है? क्रिया है। व्यक्ति जीवन में सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण, नहीं, व्यक्ति जीवन सामाजिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है, ये भी बात नहीं कहता पैसेज। पैसेज बी की बात करता है कि क्रिया महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब वीडियो पसंद आ ही गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।